हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने द्रव्य के अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ा था कि द्रव्य का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। मैंने बताया था गतिज ऊर्जा बढ़ाकर जिसके लिए या गतिज ऊर्जा घटाकर जिसके हम लोग ताप या दाब का प्रयोग कर रहे थे, ताप बढ़ा के, ताप घटा के, दाब बढ़ा के, दाब घटा के हम लोग पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर दे रहे थे। उसी क्रम में बच्चों आज हम लोग उसी से संबंधित कुछ अन्य चीजों को जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द्रव्य की अवस्था परिवर्तन संबंधी भौतिक गुण। यानी पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने द्रव्य की अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म को हम लोग जानेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो इन चीजों का बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है बच्चों गलनांक तथा हिमांक। क्या लिखा हुआ है? गलनांक तथा हिमांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। इनको बच्चों परीक्षा में अलग से पूछा जाता है। गलनांक क्या होता है उसकी परिभाषा लिखिए, हिमांक क्या होता है उसकी परिभाषा लिखिए। तो इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। गलनांक, गलनांक मतलब गलना। गलनांक का मतलब क्या बच्चों? गलना। और मेल्टिंग, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। तो पिघलना और गलना दोनों का मतलब एक ही होता है बच्चों। समझ में आ रहा है? अब ये बताइए कौन सी चीज पिघलती है? कोई ठोस वस्तु होगी वही ना पिघलेगी, क्योंकि पिघलने के बाद कोई भी वस्तु द्रव के फॉर्म में आ जाती है। फिर से एक बार सुनिए, गलनांक का मतलब होता है बच्चों गलना, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। तो कोई भी वस्तु गलेगी कब, पिघलेगी कब? जब उसकी अवस्था कौन सी होगी बच्चों? अब तो गैस, द्रव तो पिघलेगा नहीं, गैस तो पिघलेगा नहीं, तो सिर्फ एक ही अवस्था है, वो है ठोस। एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो जब कोई ठोस बच्चों पिघलता है, जब कोई ठोस पिघलता है या गलता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप ले सकते हो बर्फ का। आप आइसक्रीम या बर्फ खरीदते हो खाने के लिए, देखते हो कि जैसे वो पेटी से निकाल के हमको आइसक्रीम देता है और बाहर के वायुमंडल में जैसे उसको लाते हैं, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, वो आइसक्रीम या वो जो बर्फ होती है बच्चों पिघलने लगती है। लेकिन जब हमने उसको खरीदा था तब तो वो ठोस अवस्था में थी, और पिघल को देखते हैं द्रव में धीरे धीरे बदल जाती है। यदि उसको थोड़ी देर तक हम लोग रखते हैं बर्तन में, तो देखते हैं वो पानी के रूप में यानी द्रव की अवस्था में आ जाती है। तो इसको कहते हैं बच्चों पिघलना। जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलना शुरू हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो गल रहा है। तो गलनांक, इसमें बच्चों ताप भी छिपा हुआ है। गलना एक अलग शब्द है और उससे बना दिया गलनांक। तो गलनांक का मतलब होता है बच्चों कि गलना है, उसमें ताप छिपा हुआ है। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे बना, मैं ध्यान परिभाषा बोल रहा हूं, ध्यान से आप सुनेंगे और उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे कि वह निश्चित ताप, ध्यान देंगे, निश्चित की बात मैं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं निश्चित। तो वह निश्चित ताप, इसको आप अंडरलाइन करोगे जब परिभाषा लिखोगे, तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी ठोस वस्तु द्रव अवस्था में बदलती है, तो जिस निश्चित ताप पर वो द्रव में बदलने लगे, उसी निश्चित ताप को बच्चों हम लोग उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए कि किसी भी पदार्थ का वह निश्चित ताप, निश्चित पे बार बार जोर दे रहा हूं, ध्यान देंगे, वह फिक्स होता है। आप उसको गर्म कर रहे हो, पिघल नहीं रहा है, गर्म करते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, और अचानक से एक ऐसा ताप आएगा जिससे वो पिघलना शुरू हो जाएगा, पिघल जाएगा। जैसे लोहा है, उसको गर्म करते जा रहे हो, गर्म करते जा रहे हो, पिघल नहीं रहा है, गर्म हो रहा है, फिर रेड कलर का हो रहा है, लेकिन अचानक से एक समय ऐसा आएगा वो लोहा पिघल जाएगा। तो जिस निश्चित पॉइंट पे वो पिघलेगा, उसी पॉइंट को हम लोग लोहे का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं बच्चों। ध्यान देने वाली बात है। जितना ही सख्त जो है ठोस होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही अधिक होगा, जितना ही नरम ठोस होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो परिभाषा क्या हो गई? वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी ठोस वस्तु द्रव में बदल जाए, किससे बदल जाए? ठोस से द्रव में,
उस निश्चित ताप को उस वस्तु का हम लोग गलनांक कहेंगे। समझ में आ गया। और बच्चों जो बर्फ का गलनांक होता है, सब लोग नोट कर लेंगे, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जो बर्फ होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया। चलिए, इसी का उल्टा लिखा हुआ हिमांक। हिम का मतलब होता है बच्चों बर्फ, मतलब जमने से मतलब है। ठीक है, तो जमता कौन है, कौन जमेगा? जब कोई द्रव पदार्थ उसको हम लोग इतना ठंडा कर दें कि वो ठोस में बदल जाए, तो उस निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी द्रव वस्तु ठोस में बदल जाए, उस निश्चित ताप को उस वस्तु का हम लोग हिमांक कहेंगे। यहाँ पे लिखा फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीज हम लोग घर पे रखते हैं किस लिए? बर्फ जमाने के लिए, चीजों को ठंडा करने के लिए। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई वस्तु फ्रीज हो जाए, यानी द्रव से किसमें बदल जाए, ठोस में, उस निश्चित ताप को उस वस्तु का हम लोग हिमांक करते हैं। तो गलनांक और हिमांक दोनों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला लिखा हुआ बच्चों क्वथनांक। क्या लिखा हुआ है? क्वथनांक। इसका इंग्लिश देखिए, बॉयल करना, बॉइलिंग लिखा हुआ है, बॉयल करना। और बॉयल का मतलब क्या होता है? उबालना। और कोई वस्तु उबलता कब है? जब उसको हम लोग गर्म करते हैं। तो पानी जैसे आप देखते हैं, पानी हो गया, दूध हो गया, उसको चूल्हे पे रखते हैं और उसको गर्म करना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद वो गर्म होता है, गर्म होता है और अचानक से एक ऐसा पॉइंट आता है, वो उबलने लगता है, खदकने लगता है। तो उबलने, ठीक है ना, वह निश्चित ताप, यहाँ भी निश्चित की बात आएगी, वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी द्रव, और वो जो पानी बच्चों जब खौलता है तो किसमें बदलना शुरू हो जाता है? गैसीय अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी द्रव वस्तु गैस में बदलना शुरू हो जाए, उस निश्चित ताप को उस वस्तु का हम लोग क्वथनांक कहते हैं। और याद करने वाली बात है बच्चों, जो पानी होता है उसका क्वथनांक 100 डिग्री यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि पानी का क्वथनांक बताइए। 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब हुआ कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू होता है। समझ में आ गया। और पानी का या बर्फ का हमने गलनांक बताया, पानी बर्फ कितने में गलने लगता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे गलने लगता है। और इसी का उल्टा है बच्चों द्रवणांक, लिक्विफेक्शन पॉइंट। तो गलेगा कौन? जब कोई गैसीय पदार्थ, गलने की बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे द्रव में बदलने की बात है। तो जब कोई गैस बच्चों, या जब कोई गैसीय अवस्था का पदार्थ द्रव में बदलना शुरू हो जाए, ठीक है, ये तो इसका उल्टा है। देखिए, द्रव जब गैस में बदले तो उस निश्चित ताप को क्वथनांक कहेंगे। और वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी गैसीय पदार्थ द्रव में बदलना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं द्रवणांक। यहाँ पे देखिए, दोनों में एक और कॉमन चीज, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर घटा रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर घटा रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को उल्टा, एक में ठोस से द्रव, दूसरे में हिमांक में द्रव से ठोस, इसमें क्वथनांक में द्रव से गैस, और द्रवणांक में गैस से द्रव में बदलने की। तो ये जो ऊपर के 4 पॉइंट पढ़े, इसमें से गलनांक और क्वथनांक काफी महत्वपूर्ण, इसको आप जरूर ध्यान देंगे, इसको जरूर याद करेंगे। और मैंने बर्फ और पानी का क्वथनांक और जो गलनांक होता है उसको भी बताया। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट लिखा है वाष्पन एवं संघनन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। क्या होता है? अभी देखो, जो ये गलनांक पढ़े हैं बच्चों, ठीक है, और क्वथनांक पढ़े हैं, उसी से मिलता जुलता ये भी पॉइंट है। इसमें वाष्पन में जैसे क्वथनांक है, अभी आप पढ़े हो क्वथनांक कि वो निश्चित ताप, बार बार मैं ध्यान बोल रहा हूं, निश्चित, वो फिक्स होता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस में बदलने लगे। और वाष्पन में बच्चों सेम इसी तरह की क्रिया है। वाष्पन में भी जब कोई द्रव गैस में बदलने लगे तो उस क्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। तो आप कहेंगे फिर इसमें और इसमें अंतर क्या है? अंतर है बच्चों, और बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? कि ये जो क्वथनांक है, इसमें भी द्रव गैस नहीं बदलता है, लेकिन एक निश्चित ताप पर। अभी जैसे मैंने उदाहरण बताया है कि पानी खौलेगा कब? 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन आप बताइए, मैं उदाहरण लेता हूं उसको बताने से
पहले, जैसे कपड़े हम लोग धो के सुखाते हैं, ठीक है, कपड़े हम लोग धो के सुखाते हैं, तो उस कपड़े में क्या होता है, जब कपड़ा गीला होता है तो उस कपड़े में पानी है, पानी का मतलब उसमें जो पदार्थ है वो किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। तो क्या उस कपड़े को हम लोग खौलाते हैं? नहीं, उसको धूप में ले आकर हम लोग डाल देते हैं। धूप नहीं होती है तो हम लोग पंखा चला के उसको कपड़े को डाल देते हैं, और थोड़ी देर बाद देखते हैं वो कपड़ा धीरे धीरे सूख रहा है, और उसमें जो बच्चों पानी था, वो पानी किस अवस्था में उसमें से निकल के जा रहा है, वो पानी जो कपड़े में था वो वाष्प या गैस के रूप में ही बदल के उसमें से निकल रहा है। तो आप देखिए कपड़े में क्या था, पानी, किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, किसमें बदल के निकला, उसमें से वाष्प। तो उस कपड़े का जो जल है, अर्थात वो जो द्रव अवस्था थी, किस अवस्था में बदल रही है, वाष्प या गैसीय अवस्था में बदल रही है। तो इस क्रिया को लोग कहते हैं बच्चों वाष्पन। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे निश्चित ताप था, आपको पूछे आपसे कि क्वथनांक में भी द्रव गैस में बदलता है, वाष्पन में भी द्रव गैस में बदलता है, दोनों में अंतर क्या है बताओगे कि क्वथनांक एक निश्चित ताप पर होने वाली क्रिया है, जबकि वाष्पन सभी ताप पर, वाष्पन बच्चों सभी ताप पर होने वाली क्रिया है। यहाँ तक कि जो वाष्पन की क्रिया है बच्चों, ये वायु की उपस्थिति में भी होती है। जैसे कपड़े, ये फर्श हम लोग कमरे का धो देते हैं, कमरे में धूप नहीं आती तो हम लोग फैन चालू कर देते हैं, और थोड़ी देर बाद फर्श हमारा सूख जाता है। तो ये सारी क्रिया वहां पे कपड़े का सूखना, फर्श का सूखना, या इस तरह किसी कोई हरा पौधा है उसका सूखना, ये सब किस क्रिया पर आधारित है, वाष्पन की क्रिया पर आधारित है। तो वाष्पन में क्वथनांक में क्या अंतर हुआ, ये निश्चित ताप पर होने वाली क्रिया है, जबकि वाष्पन सभी ताप पर होने वाली क्रिया है। वाष्पन को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्वथनांक को हम लोग नॉर्मली घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं, संघनन। अगला क्या है, संघनन। ये बच्चों जो संघनन है, ये गैस का द्रव में बदलना, इसमें गैस का द्रव में, यानी द्रव्यमान के समान ही है, लेकिन ये एक निश्चित ताप पर हो रहा था, ये भी, इसके लिए भी किसी निश्चित ताप की आवश्यकता नहीं, तो ये भी, यानी ये और ये दोनों किसी भी ताप पर होने वाली क्रिया है। संघनन का मतलब क्या है, द्रव का बच्चों, कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है, उसके गैसीय अवस्था में, या कह सकते हैं कि वाष्प अवस्था में बदलने की क्रिया, इसका हो गया, कोई गैसीय पदार्थ है, ठीक है, गैसीय पदार्थ यानी किस अवस्था में हो, वाष्प अवस्था में, उसके किसमें बदलने की, द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को बच्चों संघनन कहा जाता है। तो संघनन और वाष्पन दोनों में अंतर है। वाष्पन में क्या बताया गया, द्रव जब गैस में बदले किसी भी ताप पर, और संघनन में क्या है, गैस जब द्रव में बदले किसी भी ताप पर, उसको संघनन कहते हैं। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण लेते हैं बच्चों हम लोग संघनन का। जैसे कोई गिलास में आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो, ठीक है, गिलास में कोई ठंडा पेय पदार्थ आप लेते हो और उसको रख देते हो पीने के लिए। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि गिलास के चारों तरफ हमको पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं। हुआ क्या एक्चुअल में, ये जो बच्चों वायुमंडल है, इस वायुमंडल में जलवाष्प भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, जलवाष्प। और इस गिलास में बच्चों हम लोगों ने क्या भरा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक, यानी कोई ठंडा मटेरियल भरा हुआ है। तो जब जलवाष्प की बूंदें, ध्यान देंगे जलवाष्प गैसीय अवस्था में है, तो ये जलवाष्प की बूंदें जब इस ठंडे गिलास से आके टकराती हैं, ठंडे गिलास की दीवार पे आके टकराती हैं, तो वो ठंडी होने लगती हैं। और जब ठंडी होती हैं तो कोई भी पदार्थ जब ठंडा होता है तो गैस द्रव में बदल जाता है। तो वही पानी की बूंदें हमको गिलास के चारों तरफ बाहर ऐसे दिखाई देती हैं। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि जब किसी गिलास में कोई ठंडा पदार्थ भरते हैं और उस गिलास के दीवार के बाहर जो जलवाष्प की हमको बूंदें दिखाई देती है, वो कैसे होती है, किस क्रिया का परिणाम होती है, तो आप बताओगे किस क्रिया का, संघनन क्रिया का परिणाम होती है। समझ में आ गया। इस संघनन क्रिया का और उदाहरण ले सकते हो, बादल का बनना। बादल का बनना बच्चों किस क्रिया का उदाहरण है, संघनन का। जो वायुमंडल का जलवाष्प है वो धीरे धीरे जमा होते होते, संघनित होते होते
जब द्रव के रूप में बदलता रहता है और वही जब बड़ी बूंद के रूप में हो जाता है तो वही वर्षा के रूप में जमीन पे बरस जाता है। तो संघनन के द्वारा बादल लगता है। इसके अलावा जो कुहरा होता है बच्चों, ठीक है, ठंडी के दिन में जो कुहरा पड़ता है वो भी इसी संघनन की क्रिया का उदाहरण है। तो चलिए एक बार फिर से इन चीजों को रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। मैंने बताया कि द्रव्य की अवस्था प्रथम समय कुछ भौतिक गुण इसमें बताया गया। गलनांक क्या होता है, हिमान क्या होता है। मैंने कहा कि वह निश्चित ताप, ऊपर के जो 4 पॉइंट है सब निश्चित ताप पे हैं, ये फिक्स होता है, सबका अलग अलग होता है, निकाला भी गया है और देखा गया है। मैंने कुछ उदाहरण भी बताया। गलनांक वह निश्चित ताप जिसमें कोई ठोस द्रव में बदल जाए, वह निश्चित ताप जिसमें कोई द्रव ठोस में बदल जाए, ठीक है। गलनांक ठोस द्रव में और हिमान द्रव ठोस में बदल जाए। क्वथनांक तथा द्रवणांक, क्वथनांक में द्रव गैस में बदल जाए और द्रवणांक में गैस जो है वो द्रव में बदल जाए। और नीचे की जो 2 क्रियाएं हैं व्यवहारिक रूप में इनके कई सारे उदाहरण भी बताए गए। वास्तव में मैंने कहा कि जब द्रव, कोई भी द्रव पदार्थ वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगती है तो उस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। उदाहरण जैसे कपड़े का सूखना, फर्श का सूखना, किसी पेड़ पौधे का सूखना, ये सब वाष्पन की क्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा संघनन में बताया गया संघनित होना मतलब इकट्ठा होना, जमा होना। और जमा कौन होता है, गैस की बूंदें जब जमा होती हैं और गैस की बूंदें जब जमा होती है बच्चों तो द्रव में बदल जाती है। ये क्रिया दाब के द्वारा भी किया जा सकता है। कोई गैसीय पदार्थ है उस पर दाब लगा दें तो संघनित हो जाती है। तो संघनन क्रिया ताप पे भी होती है, किसी सभी ताप पर होने वाली ये दोनों क्रियाएं हैं। और दाब बढ़ाकर भी संघनन क्रिया कराई जा सकती है। वाष्पन की क्रिया के अलावा संघनन क्रिया के कुछ उदाहरण बताए गए, जैसे बादल का बनना, कोल्ड ड्रिंक से भरे गिलास के बाद पानी की बूंदों का जमा होना, कोहरा आदि का पड़ना, इस वाष्प संघनन की क्रिया का उदाहरण है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।